एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अध्याय पढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीईआरटी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा कि उनके विरुद्ध कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने किताब के प्रकाशन, दोबारा प्रिंटिंग और डिजिटल सर्कुलेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विवादित चैप्टर को हटाया जाएगा। उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंख्या में बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने बिहार दौरे में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जनसंख्या बदलाव की समस्या से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बनाएगी। ये देश में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का अध्ययन करेगा, साथ ही इसके समाधान के लिए सुझाव भी देगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल के लिए खतरनाक है। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बदलना होगा। उन्हें कंटेंट बनाने वालों के साथ अपनी कमाई साझा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेवेन्यू भी निष्पक्ष तरीके से साझा करना चाहिए। कंटेंट क्रिएट करने वालों, न्यूज और पारंपरिक मीडिया को भी फायदा मिलना चाहिए। कमाई का सही हिस्सा असली कंटेंट बनाने वालों तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हंगामा हुआ है। लेफ्ट छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की गई। इसमें दिल्ली पुलिस के करीब 10 अधिकारी और जवान घायल हो गए। वहीं लेफ्ट छात्र संगठनों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। एक पॉडकास्ट के दौरान जेएनयू की वीसी के बयान से नाराज लेफ्ट के छात्र संगठनों ने उनको हटाने की मांग की थी और आज यूनिवर्सिटी से शिक्षा मंत्रालय तक पैदल मार्च का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भी लगभग 500 प्रदर्शनकारियों ने कैंपस के बाहर मार्च की कोशिश की। इसी दौरान यह हंगामा शुरू हुआ। बाद में प्रदर्शनकारियों को जेएनयू के नॉर्थ गेट पर रोक लिया गया। आज जेएनयू के पत्थरबाजों का हम डीएनए टेस्ट करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के केस में पुलिस की छानबीन जारी है। पुलिस अब अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई अरविंद और सीईओ प्रकाश उपाध्याय की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों की भूमिका पाए जाने के बाद उनका नाम भी एफआईआर में शामिल किया जा सकता है। इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ में स्विमिंग पूल होने के आरोप भी लगाए गए। शंकराचार्य ने कहा कि उनके गुरु के स्वास्थ्य को देखते हुए यह पूल बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि बिना कैमरे के कोई भी मठ के अंदर जा सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने हवाई यात्रा के टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। एयरलाइंस को 14 दिन में रिफंड देना होगा। साथ ही बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में बदलाव भी किया जा सकेगा। नए नियम 26 मार्च से लागू होंगे। डीएनए मित्रों, जब दो दोस्तों में तालमेल, भरोसा और क्षमताएं होती हैं तो एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। लेकिन जब ये दो दोस्त भारत और इजराइल जैसे हों तो दो मित्र 200 पर भारी पड़ जाते हैं। मित्रों, आज भारत और इजराइल के बीच ऐसा ही गठबंधन तैयार हुआ है जिसे आयरन अलायंस का नाम दिया गया है। आज हम सबसे पहले भारत और इजराइल के इस आयरन अलायंस का विश्लेषण करेंगे जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन था। कल इजराइल की संसद में दोनों देशों के नेताओं ने अपने शब्दों से एक दूसरे के प्रति भरोसे और सम्मान को दिखाया था, लेकिन आज अपनी कलम से उन समझौतों पर दस्तखत किए जो भारत और इजराइल की ताकत और क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देंगे। आज आपको जानना चाहिए कि इन समझौतों से भारत और इजराइल के दुश्मन क्यों बेचैन हैं। आज आपको समझना चाहिए इस आयरन अलायंस से पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टरपंथी देश कितने डरे हुए हैं। आज आपको वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसमें इजराइल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत प्रेम की भावना का सार्वजनिक रूप से इजहार किया। इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया कि उसके लिए भारत की दोस्ती सबसे बढ़कर है। आज भारत और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद थे। आज आपको डोवल की इजराइल में मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह
और तेल अवीव से उनके खास रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप भारत और इजराइल के बीच हुए अहम समझौतों के बारे में जान लीजिए। आज भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों के बीच मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच जो समझौतों की जानकारी दी गई, भारत और इजराइल के बीच कुल 16 समझौते हुए। भारत और इजराइल बहुत जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हो गए। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सस्ता, तेज और अधिक फायदेमंद होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीक के ट्रांसफर और भारत में उत्पादन का समझौता भी हुआ। इससे पहले हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं कि भारत को इजराइल से एयर डिफेंस और मिसाइल्स की तकनीक मिलने वाली है, जिनका निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। दोनों देश IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तेज गति से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इससे भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन तेज होगी। इसी कॉरिडोर में शामिल सभी देशों को इससे फायदा होगा। भारत और इजराइल सिविल न्यूक्लियर पर सहयोग करने को राजी हुए हैं, यानी दोनों देश न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने, चलाने और इससे होने वाले बिजली निर्माण में भी सहयोग करेंगे। भारत ने आज तकनीक को इस साझेदारी का केंद्र बताया। इसके लिए इजराइल अकादमिक फोरम की स्थापना की गई, जिससे दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करेंगे। समझिए, शोध यानी रिसर्च में, इनोवेशन में इजराइल दुनिया का सुपर पावर है और इजराइल का साथ इस क्षेत्र में भी भारत को सुपर पावर बना देगा। भारत को इजराइल से कृषि की आधुनिक तकनीक मिलेगी। इसके लिए इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। यहां दोनों देश जरूरत के मुताबिक नई और आधुनिक खेती तकनीक का विकसित करेंगे। इजराइल की मदद से भारत में बनाए गए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 100 तक करने की योजना है। इससे अधिक किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीक का लाभ मिलेगा। भारत और इजराइल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी डील हुई। क्वांटम टेक्नोलॉजी रक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है, जबकि AI से भारत में नई इंडस्ट्री और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इजराइल में UPI के इस्तेमाल पर भी समझौता हुआ। इससे भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और इजराइल में भारतीय टूरिस्टों को आसानी भी होगी। इसके अलावा अगले 5 साल में 50,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने का मौका भी मिलेगा। आज आपको इस समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के लिए टाइम टेस्टेड साझेदारी शब्द का इस्तेमाल किया और इसे स्पेशल स्टेटस यानी विशेष सुविधाएं देने का ऐलान किया। आज आप समझ सकते हैं भारत और इजराइल मिलकर कितनी मजबूत साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह साझेदारी सिर्फ तकनीक, कृषि और रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। भारत और इजराइल ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सहयोग का भी समझौता किया है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों के हमलों से जूझता रहा है और भारत के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सिरदर्द बना रहा है। यह समझौता सिर्फ आतंकवादी संगठनों के लिए ही रेड अलार्म नहीं है, यह बड़ा खतरा पाकिस्तान और तुर्की जैसे कट्टरपंथी देशों के लिए है, जो मजहब के नाम पर आतंकवाद को पालते पोसते और दुनिया भर में फैलाते हैं। आज आपको जानना चाहिए भारत और इजराइल के बीच आतंकवाद और मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर कौन सी सहमति बनी। भारत और इजराइल ने माना कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों देशों ने तय किया किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत और इजराइल ने आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ साथ जंग लड़ने का ऐलान किया। इस समझौते को पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से पहले ही नेतन्याहू ने कट्टरता के खिलाफ एक हेक्सागन गठबंधन बनाने का ऐलान किया था।
भारत के प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने इजराइल और भारत के बीच ऐसे ही आयरन अलायंस का जिक्र किया। हम उग्र इस्लाम का सामना कर रहे हैं जो पूरे विश्व और स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए खतरा है। हम मिलकर एक अडिग और आयरन अलायंस बनाएंगे, ऐसा गठबंधन जो संयम, प्रगति और मानव गरिमा में विश्वास रखता हो। ये गठबंधन परस्पर सम्मान पर आधारित होगा। उन देशों के बीच जो जीवन को पवित्र मानते हैं, हम साथ मिलकर उन लोगों के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं जो हमें अंधकार युग में वापस धकेलना चाहते हैं। मित्रों, बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान बताता है, चाहे भारत के लिए खतरा बने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हो या फिर इनकी मददगार पाकिस्तान की सेना, भारत और इजराइल का मजबूत गठबंधन इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल से अपनी मिडिल ईस्ट नीति का भी ऐलान किया। आज आपको पीएम मोदी के इस बयान को भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल से संदेश दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति भारत के हित से जुड़ी हुई है और वो हर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो इसका मतलब साफ है, भारत ईरान और अमेरिका के युद्ध का समर्थक नहीं है। भारत चाहता है इस मामले को वार्ता के जरिए ही सुलझाया जाए। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हथियारों को तैनात किया गया है, उनके इस्तेमाल की नौबत ना आए। मित्रों, जब दो देश हर क्षेत्र के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और किसी भी परिस्थिति में साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी उन देशों के गठबंधन को आयरन अलायंस कहते हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती अब तक हर कसौटी पर खरी उतरी है, लेकिन अब इस साझेदारी का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है और इसकी नींव रखने वाले दौरे में भारत के प्रधानमंत्री से इजराइल का हर वर्ग मिलना चाहता था। कल आपने इजराइल के संसद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाने हुए लोगों को देखा। आज भी वहां मुलाकातों का दौर जारी रहा। पीएम मोदी आज इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मिले। इसके अलावा इजराइल की लोकप्रिय वेब सीरीज फौदा की टीम भी मिली, जिनके साथ तस्वीर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की। प्रधानमंत्री ने कल इजराइल की संसद में कहा था कि भारत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज यहूदियों की सबसे दर्दनाक कहानी से जुड़े एक स्मारक पर भी पहुंचे, जो यहूदियों के साथ हुए नरसंहार की याद दिलाता है। आज आपको यरूशलेम के होलोकॉस्ट स्मारक याद वशेम से जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ याद वाशेम पहुंचे और होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन के नाम से यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। याद वशेम इस दौरान मारे गए लगभग 60 लाख यहूदियों की स्मृति में बना स्मारक है। 60,000 से ज़्यादा यहूदी मारे गए थे। उनकी याद में इजराइल में जो है जेरूसलम में ये मेमोरियल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर श्रद्धांजलि दी है और उनको भी इस जगह पर याद किया जाता है जिन्होंने यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। बहुत सारे यहूदियों को बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों ने भी बचाया, उसमें बहुत सारे हिंदू नाम भी हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का ये संयुक्त दौरा भारत इजराइल संबंधों की गहराई और भरोसे को भी दिखाता है। यहाँ जाना इजराइल के इतिहास और पीड़ा के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है और इजराइल के लोगों को संदेश देता है, भारत हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। जैसे भारत में अमर जवान ज्योति है जो हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। इसी तरह से ये मेमोरियल जो है बनाया गया है जहाँ पर जो है ज्योति हमेशा जो है प्रज्वलित होती रहती है। याद वाशेम मेमोरियल से आपके सामने ये तस्वीर है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, इजराइल।
मित्रों, भारत और इजराइल एक दूसरे के सुख और दुख दोनों में साथ खड़े रहे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच इतनी मजबूत साझेदारी बनी। आज हम आपको इस मजबूत साझेदारी की नींव को समझाने के लिए कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू को बताया उनकी ड्रेस का रंग प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर से मिल रहा है। लेकिन इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद पीएम मोदी को सरप्राइज देने की योजना तैयार की। भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए भोज में नेतन्याहू खुद नेहरू जैकेट पहनकर पहुंचे। नेहरू जैकेट एक भारतीय परिधान है जो भारत में काफी लोकप्रिय है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जैकेट पहनकर पीएम मोदी से मिलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। आज आपको इस वीडियो के साथ दिए गए नेतन्याहू के संदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी में पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। मित्रों, यह बयान भारतीय प्रधानमंत्री के आगवानी में लगे इजराइल के प्रधानमंत्री के उत्साह को दिखाता है। उन्होंने भारत से अपनापन दिखाने के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट हिंदी में करते हैं तो इसका मतलब साफ है, ये संदेश पूरे भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के संदेश पर फौरन प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बहुत ही शानदार, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा कैसे इजराइल के मन को छू गया, कैसे इजराइल के पीएम से लेकर स्पीकर और नेता विपक्ष सबको भावुक कर गया, ये भी आज आपको देखना चाहिए। ראש הממשלה וכבוד ראש ממשלת הודו. Mr. Prime Minister, a Jerusalem main आपका स्वागत है, Knesset main आपका स्वागत है। मित्रों, सुना आपने, इजराइल के स्पीकर हिंदी बोल रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं वो आज तक किसी नेता के इजराइल दौरे पर इतने भावुक नहीं हुए। और इजराइल के विपक्षी नेता कह रहे हैं पीएम मोदी ने मुश्किल वक्त में इजराइल का साथ दिया। आज आपको इन भावनाओं के पीछे की वजह को भी समझना चाहिए। आपको जानना चाहिए इजराइल को इस वक्त भारत की क्यों और कितनी जरूरत है। मित्रों, गाजा युद्ध में इजराइल को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा खर्च करना पड़ रहा है। हमास से खतरा खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में पूरे देश में सैन्य तनाव बरकरार है। इस युद्ध के बाद इजराइल की नीतियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है। सारी दुनिया से कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत से इजराइल की वैश्विक छवि पर असर पड़ा है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे क्षेत्रीय खतरों के अलावा ईरान के साथ युद्ध की आशंका का तनाव भी बरकरार है। इस वक्त इजराइल में आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है। सरकार और विपक्ष का टकराव भी जारी है। इजराइल इस वक्त आर्थिक दबाव में है। युद्ध खर्च बढ़ने और निवेश घटने से परेशानी बढ़ी है। अस्थिरता से पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में किसी बड़े देश के नेता का समर्थन मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक रूप से अहम माना जाता है। और मोदी के दौरे को पूरा इजराइल ऐसे ही देख रहा है। जिस वक्त ईरान से युद्ध छिड़ने का खतरा नजर आ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री उस मुश्किल वक्त में इजराइल पहुंचे हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती को महत्व दिया, इसलिए भी पूरा इजराइल इस दौरे से भावुक है। इजराइल को आने वाले वक्त में भी भारत जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत है। इजराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख है, यानी 1 करोड़ से भी कम। इसलिए उसे 140 करोड़ आबादी वाले भारत जैसे बड़े साझेदार की जरूरत है। भारत इजराइल का बड़ा रक्षा बाजार है। 2026 में लगभग 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी मिली। इजराइल को ऐसे बड़े खरीदारों की लगातार जरूरत है। दोनों देशों के बीच 2025 में करीब 4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर रहा। 2024 में इजराइल का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत बना, जो पहले 10वें स्थान पर था। वहीं भारत के लिए इजराइल तकनीक के मामले में सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। मित्रों, आज भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते को समझने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो जब अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ रिलेशन में आए तो उनकी दूसरी डेट एक भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी। उनका परिवार भारतीय खाना बहुत पसंद करता है। जब किसी शक्तिशाली देश का नेता मित्र देश से इस स्तर का लगाव रखता है, तभी तो मुल्कों के बीच एक आयरन अलायंस बनता है। मित्रों, आज जी न्यूज को इजराइल में ऐसे कई नेता और सेलिब्रिटी मिले जिन्होंने भारत से इजराइल के करीबी रिश्ते की गवाही दी। जी न्यूज ने आज इजराइल की सेलिब्रिटी शेफ रीना पुष्कराना से बात की। जब कोई भारतीय नेता इजराइल आता है तो उसके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी रीना ही निभाती हैं। आज आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए। जी न्यूज़ हमेशा हम देखते हैं टीवी पे, यहाँ पे, और जी के सब प्रोग्राम देखते हैं। बहुत ये बिल्कुल हमको अपने
मदरलैंड वापस लेके जाती है जी। तब तो हमारा प्राइम टाइम शो डीएनए जरूर देखती हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर DNA जरूर देखते हैं जरूर। आप? हाँ जी, कैसा लगता है डीएनए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग सरपास कर गए हैं सबको। रीना जी, हमें जानकर खुशी हुई कि आप इजराइल में बैठ करके जी न्यूज़ देखती हैं। विदेशों में रहने वाले आप जैसे हजारों भारतीय खबरों के विश्लेषण के लिए जी न्यूज़ पर भरोसा करते हैं। वहां रहकर भी आप जी न्यूज़ देख रही हैं। जी न्यूज़ के जरिए अपनी मिट्टी, अपने देश से जुड़े हुए हैं। यहाँ का हाल आप जानती रहती हैं। ये वाकई काबिल तारीफ है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। हम चाहेंगे आप ऐसे ही जी न्यूज़ की मित्र बनी रहें और लगातार जी न्यूज़ पर अपना भरोसा बनाए रखें। मित्रों, भारत इजराइल का आयरन अलायंस कुछ इस्लामिक देशों को ही नहीं चुभ रहा, भारत में रहने वाले कुंठा क्लब की आंखों में भी चुभ रहा है। मित्रों, हिंदी शब्दकोश में एक शब्द है विघ्न संतोषी। इसका अर्थ बताया गया है दूसरों के काम में रुकावट आने पर खुश होने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और काम बिगड़ने पर आनंद महसूस करते हैं। मित्रों, भारत की भूमि पर रहने वाले एक वर्ग ऐसा भी है जो देश की कामयाबी से ही ईर्ष्या करता है। इन्हें भारत इजराइल की मित्रता से ईर्ष्या है, नाराजगी है। आज हम इसी विघ्न संतोषी कुंठा क्लब की वैचारिक मरम्मत करेंगे। पूरा इजराइल भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में दिखाई दे रहा है। तेल अवीव में संसद से सड़क तक भारत इजराइल मित्रता के रंग दिखे। पूरी दुनिया की नजर इस दोस्ती पर है, लेकिन भारत में बैठे कुंठा क्लब के दिल में दोस्ती की ये तस्वीरें कांटे की तरह चुभ रही हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी भारतीय कुंठा क्लब से आजीवन ये सदस्य हैं। पीएम मोदी की एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अति सक्रिय मेंबर रूहुल्लाह मेहंदी ने एक पोस्ट लिखी। पीएम मोदी ने इजराइल की संसद में कहा था, मैं 140 करोड़ भारतीय नागरिकों को शुभकामनाएं लेकर आया हूं। इस पर सैयद मेहंदी ने जो कुछ लिखा उसे गौर से सुनिएगा। माननीय सांसद ने लिखा है, मेरी ओर से शुभकामनाएं नहीं है। उन्हें फिलिस्तीन पर उनके अवैध कब्जे और गाजा में हुए नरसंहार के लिए मेरी ओर से श्राप दीजिए। मित्रों, सोचिए, इजराइल की विपक्षी पार्टियां हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान में संसद में पहुंची और हमारे विपक्ष के आदरणीय सांसद क्या कह रहे हैं? इजराइल को हमारी शुभकामनाएं नहीं, इनकी शुभकामनाएं हमास के लिए हैं। रूहुल्लाह मेहंदी साहब, मतभेद अपनी जगह हैं, सवाल उठाने और पूछने भी चाहिए, लेकिन देश हित सवालों से ऊपर होता है। भारत गाजा में शांति चाहता है। पीएम मोदी ने बात इजराइल की संसद में कही। अफसोस आप ये नहीं सुन सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि शांति शायद आपके एजेंडे में नहीं है। आपके एजेंडे में हमारा हमास का जो ब्रांड हिंसा और अतिवाद ही है। भारत इजराइल की दोस्ती की तस्वीरों ने कुंठा क्लब के सदस्यों को अंदर तक बेचैन कर दिया। बेचैनी में कुंठा क्लब के सदस्य अपना सद्भाव वाला दिखावटी कवच त्याग कर वैचारिक गुफा से बाहर आ गए। इनकी चिंता यही है कि भारत इजराइल की मित्रता इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। मित्रों, इस कुंठा क्लब के सबसे वाकपटु सदस्य हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब तो पुराने गाजा प्रेमी हैं। अपनी बेचैनी को शब्द देते हुए ओवैसी साहब ने भी एक पोस्ट लिखी। पोस्ट में वही पुरानी बात दोहराई, गाजा में नरसंहार हो रहा है, भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपना पुराना बयान भी रिपोस्ट किया। उनकी वैचारिक साथी महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात दोहराई। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। मित्रों, सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिख गए हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है वो भगवान को भी वैसा ही देखता है। मजहबी प्रेम में आकंठ डूबे नेता भी अपनी आस्था के हिसाब से सब कुछ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो दोनों सकारात्मकता के साथ देश को नई दिशा देने में लगे हैं। हमने आपको बताया देश को शक्ति संपन्न बनाने के लिए मोदी ने कैसे इजराइल के साथ समझौता किया। अब हम आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जापान में एक ट्रेन की सवारी की। योगी आदित्यनाथ जिस ट्रेन में सवार हुए उसका नाम मैग्नेटिक लेविटेशन है, जिसे मैगलेव ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे आधुनिक परिवहन तकनीकों में से एक है।
ये ट्रेन 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आसानी से हासिल कर सकती है। एक मैग्लेव ट्रेन ने 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन से यात्रा बहुत ही शांत और कंपन मुक्त होती है। ट्रेन और ट्रैक के बीच संपर्क नहीं होने के कारण कलपुर्जों में टूट फूट नहीं होती है, जिससे ट्रेन के रखरखाव का खर्च भी कम हो जाता है। ये काफी अधिक सुरक्षित ट्रेन है। पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक ढलान वाली पहाड़ियों पर आसानी से चढ़ सकती है। 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से योगी ने मैग्लेव ट्रेन का सफर तय किया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री ने सिर्फ ट्रेन की सवारी नहीं की, पिछले 4 दिनों में उन्होंने 1,50,000 करोड़ रुपए के समझौते भी किए, जबकि 2.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। आज हम योगी के जापान और सिंगापुर दौरे का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको योगी के आज के जापान दौरे का वीडियो विश्लेषण देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के जापान के यामानाशी प्रांत में ट्रेन की यात्रा करने से पहले का यह दृश्य देखिए। योगी ने यामानाशी में ही अत्याधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट का दौरा किया। उन्होंने पावर टू गैस प्रणाली को समझा, जो सौर और पवन ऊर्जा को हाइड्रोजन में बदलती है। सीएम योगी ने विशेषज्ञों के साथ इसके तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। जापान में योगी का बाल प्रेम भी दिखा। वो यामानाशी पब्लिक स्कूल भी पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, उन्हें तोहफे दिए। छोटे छोटे बच्चों से ये संवाद भी अनोखा था। यामानाशी जाते वक्त योगी आदित्यनाथ ने जापान में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने उनके पैर छुए, श्लोक पढ़े और नमस्ते कहा। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट की। भवानी सहितम नमामि। यूपी के मुख्यमंत्री के स्वागत में जापान के सबसे बड़े मंदिर के पास उनके नाम के पोस्टर लगे हुए थे। ये तस्वीर उसी पोस्टर की है। सबसे दिलचस्प योगी के स्वागत की ये दूसरी तस्वीर है। योगी के स्वागत के लिए बुलडोजर खड़ा किया गया। बुलडोजर के साथ कुछ भारतवंशी भी थे। जी मीडिया संवाददाता ने उनसे बात की। सीएम योगी जापान के दौरे पे हैं और इस समय हम पहुंचे हुए हैं जापान। जी न्यूज़ की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर आपको जापान की तस्वीरें दिखाएगी। और मेरे पीछे आप ये जो भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, ये कोई अयोध्या का राम मंदिर नहीं, ये जापान का राम मंदिर है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो सनातनी जो प्रेमी है वो उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। कम्युनिटी को पूजा करने के लिए कोई स्थान चाहिए था, तो हमने ये राम मंदिर सभी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे एकत्र होने के लिए बनाया। जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उनके लिए एक बड़ा भव्य मंदिर बनाए, जो कि यहाँ अपने हिंदुस्तान की संस्कृति और वहाँ की भाषा एक प्रॉपर वो बढ़ावा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर भारतवंशी काफी उत्साहित। इस दौरे के बीच योगी आदित्यनाथ यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रशासन के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत यूपी के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में ट्रेनिंग लेंगे। इस तकनीक का उपयोग राज्य के उद्योगों, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे यूपी नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि आज का सोच समझकर किया गया कार्य ही कल को श्रेष्ठ बनाता है। उत्तर प्रदेश को आर्थिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये सब कर रहे हैं। योगी सरकार का लक्ष्य 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है। यूपी बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, इसके लिए निवेश जरूरी है। हम आपको सुनाते हैं कि जापान से लौटने से पहले उन्होंने क्या क्या कहा। कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ, बेहतर रूल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है। दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं कि यूपी को अगर तरक्की करनी है तो निवेश चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 17% हिस्सा मिलता है। इसे और बढ़ाने के लिए जापान से पहले योगी आदित्यनाथ सिंगापुर भी गए थे। डीएनए मित्रों, अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था कि सोना खजाना है और जिसके पास ये है वो दुनिया में जो चाहे कर सकता है। आज हम इसी खजाने को डिकोड करने वाले हैं।
रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाले गोल्ड ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड गिरावट भी देखी, लेकिन अब एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल का ट्रेंड बताया गया है और यह तेजी दुनिया भर में आने वाली है। आपको सबसे पहले सोने की कीमत को लेकर नए अनुमान के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि सोने के दाम में जोरदार उछाल आने वाला है, ऐसा उछाल जो अब तक नहीं देखा गया था। डीएनए मित्रों, वर्तमान में सोने की कीमत $5,200 प्रति औंस के आसपास है, लेकिन जेपी मॉर्गन के मुताबिक इस साल के अंत तक सोने का भाव $6,300 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। जी हां, $6,300 प्रति औंस, यानी साल के अंत तक सोना लगभग 21% महंगा होने वाला है। भारत के हिसाब से देखें तो इस उछाल के हिसाब से 24 कैरेट सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला जाएगा। इसका यह मतलब है कि नवंबर दिसंबर में जब भारत में शादी का सीजन होगा तो सोना सबसे महंगा हो जाएगा, यानी लाखों परिवारों पर बोझ बढ़ जाएगा। कुछ दिन पहले तक सोने की कीमत के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि वो 1 लाख के नीचे चला जाएगा, लेकिन अब उसी सोने के बारे में नया आकलन है कि वो 2 लाख के पार चला जाएगा। सोचिए, कहां तो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि सोने की कीमत में और कमी आएगी। कई लोग तो इस इंतजार में बैठे थे कि सोना सस्ता होगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन सस्ता होने के बदले अब सोने की कीमत में उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। डीएनए मित्रों, जेपी मॉर्गन ने सोने की कीमत में बढ़ोतरी के कारण भी बताए हैं। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना खरीदेंगे, साथ ही निवेशक भी सोने की खरीदारी में पीछे नहीं रहेंगे। इसके अलावा कमजोर डॉलर, अमेरिका में कम ब्याज दर और आर्थिक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं की वजह से भी सोने की खरीदारी में बढ़ोतरी होगी। इससे सोने की कीमत और ऊपर जाएगी। जेपी मॉर्गन ने कहा कि 2026 में सेंट्रल बैंक 755 टन सोना खरीदेंगे। वहीं सोने के सिक्के और बिस्किट के रूप में 1200 टन की डिमांड होगी, जबकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश के तौर पर 250 टन सोने की खरीदारी होगी। इस तरह केवल निवेश के रूप में 2200 यानी 2200 टन से ज्यादा सोना 2026 में खरीदे जाने की उम्मीद है। डीएनए मित्रों, सोने की कीमत में तेजी का अनुमान लगाने वाला जेपी मॉर्गन अकेला नहीं है। हाल के दिनों में कई बैंक और ब्रोकरेज फर्म्स सोने के दाम में बढ़ोतरी का अनुमान लगा चुके हैं। आपको इन अनुमानों के बारे में भी जानना चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक सोने का दाम अगले 12 महीने में $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, यानी भारत में 10 ग्राम सोना 2 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के मुताबिक अगले 4 महीने में ही सोना $6,200 प्रति औंस हो जाएगा, यानी भारत में 10 ग्राम सोना 2,08,000 से ज्यादा में मिलेगा। ANZ के अनुसार इस साल की दूसरी तिमाही यानी मार्च के बाद सोने का दाम $5,800 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा, यानी भारत में कीमत 1,95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास होगी। और अब जेपी मॉर्गन के मुताबिक सोने का दाम $6,300 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा, यानी भारत में कीमत 2,10,000 रुपए से ज्यादा होगी। कुल मिलाकर देखें तो अनुमान भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सबका यह मानना है कि सोने के दाम में जबरदस्त उछाल आने वाला है और सोने का दाम 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास होने वाला है। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि 29 जनवरी को सोने का दाम अपने सर्वोच्च स्तर पर था। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में 29 जनवरी को सोने का भाव 1,93,000 रुपए के पार चला गया था। वहीं 2 फरवरी को सोने का दाम गिरकर 1,53,000 रुपए के आसपास हो गया, यानी 5 दिन में सोना 40,000 रुपए सस्ता हो गया। लेकिन अब नया अनुमान कहता है कि साल के अंत में सोना 2 लाख के पार चला जाएगा। सोचिए कितना उतार चढ़ाव जारी है। डीएनए मित्रों, सोने के दाम में यह उठापटक भारत के लोगों के लिए परेशान करने वाली है। भारत में सोना सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखे जाने के लिए भी होता है। पिछले साल सोने के दाम में जबरदस्त तेजी आने के बाद भारत में भी गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन शादी ब्याह में आभूषणों के रूप में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल यहां 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं, यानी सोने के दाम में बढ़ोतरी का असर 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों पर पड़ेगा।
उनके लिए सोना खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुनाफे का सवाल नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। दाम बढ़ने से आभूषणों की बिक्री करने वाले व्यवसायियों और उनके यहां काम करने वाले कारीगरों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बिक्री काफी कम हो जाती है। पिछले साल दाम बढ़ने से आभूषणों की बिक्री में 24% की गिरावट आई थी। जब दाम 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा तो बिक्री पर और भी ज्यादा असर पड़ेगा। डीएनए मित्रों, इस विश्लेषण के अंत में आपको भी यह जानना चाहिए कि आज भारत में सोने का भाव क्या रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने के भाव में लगभग 1% की गिरावट आई है। वहीं सर्राफा बाजार में भी आज सोने के दाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 986 रुपए गिरकर 1,58,000 रुपए के आसपास पहुंच गए। यानी कीमत में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच सोने के दाम के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। डीएनए मित्रों, सोने की सुनहरी चमक के बाद अब हम आपको अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। यह खबर जुड़ी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक बार फिर लॉरेंस गैंग ने सिंगर्स की तरफ अपनी बंदूक की नाल घुमा दी है। इस बार कौन सा सिंगर लॉरेंस गैंग के टारगेट पर आया और क्यों, ये आज हम आपको बताएंगे। मित्रों, जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पंजाबी गायक परमीश वर्मा को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने दी है। लुधियाना पुलिस के मुताबिक हैरी बॉक्सर ने विदेशी फोन नंबर से कॉल करके परमीश के साथी हरविंदर सिंह हार्डी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और फिरौती ना देने की सूरत में हरविंदर और परमीश दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। मित्रों, पिछले 4 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार पंजाबी गायकों को निशाना बना रहा है। 2022 में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून दिया था और अब परमीश वर्मा को धमकियां दी जा रही हैं। पंजाबी गायक न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं, जिसकी वजह से इनकी कमाई ज्यादा होती है और इसी पैसे पर लॉरेंस गैंग की नजर बनी रहती है। परमीश वर्मा भी पैसे की वजह से ही लॉरेंस गैंग के निशाने पर आए हैं। हालांकि परमीश वर्मा की कमाई को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महंगी गाड़ियों के शौक की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। मित्रों, परमीश वर्मा के पास लग्जरी गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन है। उनके पास लैम्बोर्गिनी की टेक्निका कार है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। परमीश के पास रॉल्स रॉयस की रेथ कार भी है। इस कार की कीमत 6 करोड़ रुपए है। परमीश के गैराज में मर्सिडीज की जी वैगन भी है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। परमीश के इस कलेक्शन में बेंटले की बेंटायागा भी है। इस कार की कीमत 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मित्रों, जिस शख्स के पास 25 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां हों, जाहिर है उसके पास पैसा भी है। यही पैसा लॉरेंस गैंग फिरौती की शक्ल में छीनना चाहता है। अगर पिछले कुछ महीनों को देखें तो लॉरेंस गैंग ने लगातार पंजाबी सिंगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को धमकाया है। अब हम आपको लॉरेंस गैंग की इन्हीं वारदातों की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले साल अक्टूबर के महीने में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने कनाडा में पंजाबी गायक चन्नी नाटन के घर पर फायरिंग की। 1 जनवरी के महीने में लॉरेंस गैंग ने सिंगर बी प्राक को धमकी दी। इसी महीने पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर हिमांशी खुराना को लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए धमकी दी थी। मित्रों, सिंगर्स और सेलिब्रिटीज को धमकाकर लॉरेंस गैंग एक तीर से 2 शिकार करता है। चूंकि इन सितारों के पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती तो इनसे फिरौती वसूलना आसान होता है और दूसरा, एक सेलिब्रिटी को धमकाने की वजह से पूरी इंडस्ट्री में गैंग की दहशत फैल जाती है। पंजाब में लॉरेंस गैंग उसी दहशत को हथियार बना रहा है जो कभी मुंबई में दाऊद का क्राइम सिग्नेचर होता था। जब जब मुंबई पुलिस के हलकों में दाऊद का जिक्र होता है तो एक बात उस चर्चा में बार बार सामने आती थी। मित्रों, मुंबई पुलिस के कई अधिकारी ये मानते थे कि दाऊद पैसा कमाने के लिए फिरौती नहीं मांगता था। फिरौती के पैसे से ज्यादा वो दूसरे अपराधों से कमा लेता था, लेकिन फिरौती की वजह से उसकी दहशत इतनी बढ़ जाती थी कि बॉलीवुड में कोई उसका विरोध करने की हिम्मत मुश्किल से ही कर पाता था। मित्रों, यही लॉरेंस का भी मकसद है। फिरौती और धमकियों के जरिए गैंग की कमाई, दायरा और दहशत तीनों को बढ़ाया जाए। मित्रों, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र पुलिस लगातार लॉरेंस गैंग को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉरेंस के तरीके और उसके गैंग का ढांचा ऐसा है कि सीधे लॉरेंस या उसके क्राइम कमांडर्स तक पहुंचना मुश्किल साबित होता है। बातचीत के लिए यह गैंग सुरक्षित ऐप्स का इस्तेमाल करता है, अपराध के लिए छोटे शहरों के बेरोजगार युवाओं को भर्ती करता है और गैंग के कई सरगना दूसरे देशों में बैठे हैं जिसकी वजह से उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते।
लॉरेंस बिश्नोई आज सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, वो एक संगठित क्राइम सिंडिकेट का माफिया बन चुका है, जिसकी जरूरत हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन काल कोठरी में बैठकर भी वो अपनी हुकूमत चला रहा है। किसी को धमकी देता है, किसी के घर के बाहर गोली चलवाता है, तो किसी की हत्या करवा देता है। मित्रों, ये व्यवस्था का भ्रष्टाचार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग देश के सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है। दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग आता है। लेकिन एनसीईआरटी के नीति नियंताओं के शोध में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कार्यपालिका में नहीं, न्यायपालिका में दिखाई दिया। जिस देश में 48% लोगों को यह लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अफसरशाही में है, वहां एनसीईआरटी के योजनाकारों ने 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर लंबा चौड़ा सेक्शन जोड़ दिया। लेकिन आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीईआरटी के इस चैप्टर पर बैन लगा दिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं लगाया, एनसीईआरटी को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोचा समझा कृत्य कहा, तो एनसीईआरटी ने इसे भूल कहकर माफी मांगी। सवाल है कि क्या एनसीईआरटी से सच में ये भूल हुई या फिर जानबूझकर न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनसीईआरटी ने गोली चला दी है और आज न्यायपालिका लहूलुहान है। इसलिए आज हम भ्रष्टाचार पर सिस्टम के नजरिए का डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आज देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या हुआ। मुख्य न्यायाधीश के स्वतः संज्ञान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनसीईआरटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही चीफ जस्टिस ने 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की किताब के विवादित अंश का जिक्र किया और कहा कि यह कोई गलती नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की अखंडता को नष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश है। आपने 13-14 साल के बच्चों के दिमाग में यह जहर कैसे भर दिया? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह बेहद गंभीर और शर्मनाक है। सरकार और संस्थान इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम इस किताब को तुरंत वापस ले रहे हैं। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा, यह जानबूझकर किया गया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वो कभी भी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा और वो बिना सजा के छूट जाएंगे। उन्होंने गोली चलाई है और आज न्यायपालिका लहूलुहान है। ये बड़ी टिप्पणी है। सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि आज न्यायपालिका लहूलुहान है, यानी खून से लथपथ है। और क्यों? एनसीईआरटी की वजह से। तो अब अदालत ने यह टिप्पणी की तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 32 पुस्तकें बाजार में गई थी और उन्हें वापस ले लिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे शिक्षण समुदाय को यह बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं। फिर यह बात छात्रों तक जाएगी और उसके बाद अभिभावकों तक। ये गहरी जड़ें जमाई हुई साजिशें। एनसीईआरटी की ओर से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम संस्था के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा लगता है कि केवल ब्लैकलिस्ट करना काफी नहीं है, यह आपराधिक अवमानना का मामला है। सोच समझकर न्यायपालिका की संस्थागत शक्ति को कमजोर करने और उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने जो माफी मांगी थी, इस पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माफी स्वीकार की जाए या नहीं, यह हम आगे चलकर तय करेंगे। अभी नहीं कह सकते कि माफी सही है या नहीं। अदालत ने शिक्षा सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और एनसीईआरटी चेयरमैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए। मित्रों, अदालत के इस आक्रोश के बीच हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी ने भ्रष्टाचार के नाम पर खुद कैसे बौद्धिक भ्रष्टाचार किया। 23 फरवरी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के लिए नया सिलेबस जारी किया। इस पुस्तक में एक अध्याय जोड़ा गया, हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। इस अध्याय में अलग से एक सेक्शन जोड़ा गया, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इसमें जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया। किताब में बताया गया कि 2017 से 2021 के बीच जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 1600 शिकायतें प्राप्त हुई। लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों का न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। अगली सुनवाई 11 मार्च को होनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के कृत्य पर अफसोस जताते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे
जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। मित्रों, जब एनसीईआरटी के नीति नियंताओं के बौद्धिक भ्रष्टाचार पर अदालत में चर्चा चल रही थी, तब व्यवस्थापिका मतलब नेताओं के भ्रष्टाचार की भी चर्चा हुई और इसका जिक्र कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील ने किया। शायद वो भी अच्छी तरह जानते होंगे कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है। मित्रों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2015 से 2025 के बीच देश भर के नेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए। इनमें केवल 2 मामलों में दोष साबित हुआ। इसका अर्थ है कि 191 मामले लंबित हैं और जिनके मामले लंबित हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का सामना करने वाले अधिकतर नेता अपील दाखिल कर सजा निलंबित करवा लेते हैं और चुनाव लड़ते रहते हैं। पॉलिटिकल करप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 0.669 है, जबकि विश्व का औसत मात्र 0.483 है। यानी भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। मित्रों, कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन यह सच है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार ओपन सीक्रेट है। भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने के कारण लालू यादव जैसे नेता चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो चुके हैं। सीवीसी के मुताबिक 7000 से ज्यादा भ्रष्टाचार के केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन एनसीईआरटी की 8वीं की उस किताब में इस भ्रष्टाचार का जिक्र कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार जैसे शब्द का सीधा प्रयोग करने के बजाय शक्तियों का दुरुपयोग जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, जबकि कार्यपालिका में भ्रष्टाचार का नया सबूत कल ही पूरी दुनिया ने देखा। ओडिशा में खनन विभाग का डिप्टी डायरेक्टर देवव्रता मोहंती एक लाइसेंस प्राप्त कोयला विक्रेता से 30,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जब भुवनेश्वर स्थित उसके घर पर रेड पड़ी तो एंटी करप्शन एजेंसी के अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। जैसे हम और आप ट्रॉली बैग में कपड़े रखते हैं, उसी तरह देवव्रता मोहंती ने ट्रॉली बैग में नोटों की गड्ढियां रखी हुई थी। 100, 200 और 500 के 4 करोड़ रुपए के नोट थे। कैश के अलावा मोहंती के घर से सोने और चांदी के आभूषण भी मिले। यह कार्यपालिका में भ्रष्टाचार का सबसे नया उदाहरण जरूर है, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है और ना ही आखिरी है। अब लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी कार्यपालिका में भ्रष्टाचार किस तरह है, उसे ऐसे जानिए। 66% कारोबारियों ने पिछले 12 महीने में एक बार या उससे अधिक बार रिश्वत दी। 100 में से 62 लोगों ने किसी न किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में भारत का स्थान 91 है। अगर व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की तुलना करें तो भ्रष्टाचार के मामले में कार्यपालिका शीर्ष पर है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिक्र उस न्यायपालिका का है तो सबसे पहले निचले स्तर पर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। मित्रों, 8वीं की क्लास की जिस किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विस्तार से बताया गया, उसका सिलेबस कैसे तय होता है, कौन इसके जिम्मेदार होते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली की दिशा तय करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर एनसीईआरटी एक करिकुलम ढांचा तैयार करता है। 19 मेंबर की कमेटी, जिसमें विद्वान, शिक्षक, एनजीओ प्रतिनिधि और एनसीईआरटी की फैकल्टी हैं, वो मिलकर यह तय करते हैं कि क्या रखना है, क्या जोड़ना है या फिर क्या हटाना है। एनसीईआरटी एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उस पर अंतिम मोहर लगाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एनसीईआरटी हर साल किताबों की समीक्षा भी करती है। मतलब सरकार सीधे किताबें नहीं लिखती है, लेकिन नीति तय करने और एनसीईआरटी पर उसका सीधा नियंत्रण है। यही कारण है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू किए, वैसे ही एनसीईआरटी के नीति नियंता बैकफुट पर आए और उस सामाजिक विज्ञान की किताब को बाजार से वापस ले लिया, जिसे लेकर विवाद हुआ। मित्रों, एनसीईआरटी को अगर भ्रष्टाचार के बारे में ही बताना था तो वो व्यवस्था विशेष के बदले समग्र रूप से भ्रष्टाचार के बारे में बता सकते थे। बच्चों को बताया जा सकता था कि देश में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है और कैसे इससे बचना है, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका को लक्षित करके लिखा गया, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। मित्रों, अब हम जेएनयू के पत्थरबाजों का डीएनए टेस्ट करेंगे। आधुनिक शिक्षा दार्शनिक जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है, यानी शिक्षा मनुष्य को विकसित करती है, छात्र में सद्गुण का विकास करती है, लेकिन शिक्षा उन्हीं छात्रों को विकसित करती है जो विकसित होना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जेएनयू फिर से विवादों में। जेएनयू में फिर पत्थरबाजी हुई है। जी हां, फिर पत्थरबाजी हुई है। तस्वीर आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं।
जेएनयू के कथित एक्टिविस्ट छात्रों ने आज मार्च निकाला। मुद्दा मत ही पूछिए, ये बौद्धिक छात्र किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करने सड़क पर उतर जाते हैं। आज का मुद्दा था कुलपति को हटाने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो पहले वैचारिक पत्थरबाजी करने वाले इन कथित बौद्धिक छात्रों ने आज असली पत्थरबाजी कर दी। इस पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पथराव के बाद छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव है। चोरी और सीनाजोरी के तर्ज पर पुलिस पर पथराव करने वाले ये उपद्रवी छात्र अब थाने के घेराव की धमकियां दे रहे हैं। मित्रों, सवाल यह है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को इन कथित एक्टिविस्ट छात्रों ने पत्थरबाजी और विवाद का केंद्र क्यों बना दिया? क्यों यहां हर बात पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है? सोचिए, मुद्दा कुछ भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से से जुड़ा हो, जेएनयू के कुछ कथित प्रोग्रेसिव छात्र हाथ में डफली और झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आते हैं। और डीएनए में आज का संदेश, कोई भी जहर सकारात्मक सोच को मार नहीं सकता और कोई भी दवा नकारात्मक सोच को बचा नहीं सकती। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।